आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। आज की तारीख है 16 दिसंबर 2025 ट्यूसडे। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, और आज की शुरुआत करते हैं उस खबर से जो इस वक्त पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा में है। गवर्नर की शक्तियों वाला मामला। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने गवर्नर की शक्तियों और खासकर आर्टिकल 200 को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइजरी ओपिनियन दी है। जी, ये ढांचे पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये मामला बहुत बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का एक नाजुक संतुलन है उसको प्रभावित करता है। अच्छा। हुआ ये है कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से खास मामले पर सलाह मांगी थी। आर्टिकल 143 यानी सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एग्जैक्टली, जिसे कानूनी भाषा में स्पेशल रेफरेंस कहते हैं। इस रेफरेंस में कोर्ट ने अपने ही एक पिछले और बहुत चर्चित फैसले के कुछ जरूरी हिस्सों को पलट दिया है। एक मिनट, आप अप्रैल 2025 वाले फैसले की बात कर रहे हैं? स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। बिल्कुल सही, आपको याद है? वो तो गवर्नर्स के लिए काफी सख्त माना जा रहा था, जहां तक मुझे याद है। बहुत सख्त था। अप्रैल 2025 के उस फैसले में कोर्ट ने दो बहुत बड़ी और कह सकते हैं क्रांतिकारी बातें कही थी। पहली थी डीम्ड असेंट का सिद्धांत। डीम्ड असेंट? हाँ, इसका मतलब था कि अगर कोई गवर्नर किसी बिल पर बहुत ज्यादा देर तक कोई फैसला नहीं लेते तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, बिल पास मान लिया जाएगा। अच्छा, मतलब इनएक्शन को ही एक्शन मान लिया जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात थी कि कोर्ट ने गवर्नर्स के लिए एक तरह से सख्त टाइमलाइंस की तरफ इशारा किया था। कहा था कि एज सून एज पॉसिबल का मतलब अनिश्चित काल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इस नई एडवाइजरी ओपिनियन में क्या हुआ है? अब इस नई एडवाइजरी ओपिनियन में, जो कि एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से आई है, उन्होंने इन दोनों ही कड़े सिद्धांतों को खारिज कर दिया है। खारिज कर दिया मतलब डीम्ड असेंट भी गया और टाइमलाइंस का इशारा भी? जी हाँ, दोनों को। तो फिर तो हम वापस वहीं पहुंच गए। अब गवर्नर फिर से बिल को लंबे समय तक रोक सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर इतनी बहस हो रही है। तो फिर कोर्ट का नया नजरिया क्या है? अगर ये दोनों चीजें हटा दी तो फिर संतुलन कैसे बनेगा? कोर्ट का नया नजरिया एक बहुत महीन, एक बहुत डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि गवर्नर का पद एक चेक की तरह है, मतलब वो विधायिका के काम पर एक संवैधानिक नजर रखते हैं, एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेक। यस, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, वो अनिश्चित काल तक बिल को रोककर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट यानी बाधा डालने वाले भी नहीं बन सकते। तो अब लड़ाई इस बात पर होगी, या कहिए कि भविष्य में जो भी मामले आएंगे उनमें व्याख्या इस बात पर होगी कि चेक और ऑब्स्ट्रक्शन के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ खींची जाए। ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा फिर। यही चिंता का विषय है। चलिए इसे थोड़ा और परत दर परत समझते हैं एस्पिरेंट्स के लिए। ये नौबत आई ही क्यों? मतलब प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका बैकग्राउंड क्या है? इसकी जड़ें पिछले कुछ सालों के कह सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़े हुए राजनीतिक टकराव में हैं। खासकर उन राज्यों में जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग-अलग पार्टियों की हैं। नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ये समस्या ज्यादा देखने को मिली। जैसे कि किन राज्यों में ये टकराव सबसे ज्यादा था? तमिलनाडु, केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। लिस्ट काफी लंबी है। इन सभी राज्यों से लगातार ये शिकायतें आ रही थीं कि उनके गवर्नर्स, जो कि केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं, हाँ, वो स्टेट असेंबली द्वारा पास किए गए बिल्स पर महीनों, बल्कि कुछ मामलों में तो सालों तक बैठे रहते हैं, कोई फैसला ही नहीं लेते। मतलब ना तो वो हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। बिल्कुल, वो न तो सहमति दे रहे थे यानी एसेंट, न बिल लौटा रहे थे यानी रिटर्न, और न ही राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर रहे थे यानी रिजर्व। बिल बस राजभवन में एक तरह से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। इसी को क्रिटिक्स पॉकेट वीटो का नाम दे रहे थे, है ना? हाँ बिल्कुल। हालांकि टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में पॉकेट वीटो की शक्ति सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है, पर गवर्नर्स के इस इनएक्शन का, इस निष्क्रियता का असर बिल्कुल वैसा ही था। मतलब फंक्शनली ये एक वीटो ही हो गया। हाँ, फंक्शनली ये एक पॉकेट वीटो ही था, और ये एक संवैधानिक संकट पैदा कर रहा था। कैसे? संकट ऐसे कि चुनी हुई सरकारें,
जिनके पास जनता का मैंडेट है, वो अपनी लेजिस्लेटिव पॉलिसीज को लागू ही नहीं कर पा रही थी। असेंबली बिल पास करती थी और वो राजभवन में जाकर अटक जाता था। पूरा गवर्नेंस प्रोसेस रुक गया था। समझ गई। इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट गईं। जी, और उसी के बाद अप्रैल 2025 का वो ऐतिहासिक फैसला आया था। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर आते हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। आर्टिकल 200 और 201 असल में कहते क्या हैं? ये दोनों आर्टिकल्स किसी भी गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स का, कह सकते हैं, दिल और आत्मा है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। जब कोई भी बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर गवर्नर के पास आता है, तो आर्टिकल 200 उन्हें 4 रास्ते देता है। 4 ऑप्शंस? 4 रास्ते। कौन कौन से? पहला, असेंट, यानी बिल पर अपनी सहमति दे दें। इसके बाद बिल एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। सिंपल। दूसरा, विदहोल्ड असेंट, यानी सहमति रोक लें। इस केस में बिल वहीं खत्म हो जाता है। इट सीजेस टू बी अ लॉ। मतलब बिल लैप्स हो गया? हाँ, एक तरह से। तीसरा, रिटर्न। अगर वो मनी बिल नहीं है तो गवर्नर उसे पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए विधानसभा को वापस भेज सकते हैं। वो अपने सुझावों भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर मनी बिल नहीं है तो? यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। और चौथा, रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ मामलों में गवर्नर को बिल राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करना होता है। ये कुछ मामले कौन से हैं? जैसे अगर बिल हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता हो, या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो, या नेशनल इंपॉर्टेंस का हो। इन मामलों में गवर्नर उसे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। और आर्टिकल 201? आर्टिकल 201 ये बताता है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है तो उस पर आगे की प्रक्रिया क्या होगी। राष्ट्रपति भी या तो सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए संवैधानिक प्रावधान। अब वापस आते हैं अप्रैल 2025 के लैंडमार्क जजमेंट पर। उसने इन प्रोविजंस की व्याख्या कैसे की थी जिसने केंद्र को इतना असहज कर दिया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजना पड़ा? वो जजमेंट इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए ही था। उसके 3 मुख्य बिंदु थे और तीनों ही बहुत पावरफुल थे। पहला, कोर्ट ने कहा कि विदहोल्डिंग असेंट का मतलब चुपचाप बिल को अपनी जेब में रख लेना नहीं है। ये कोई पैसिव एक्ट नहीं हो सकता। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि आप बिल को सदन को वापस भेज रहे हैं, ये बताते हुए कि आप सहमति क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट ने एक तरह से विदहोल्डिंग को रिटर्निंग के बराबर कर दिया था। आपको कारण बताना होगा। अच्छा, तो ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश थी। बिल्कुल। दूसरा, कोर्ट ने आर्टिकल 200 के पहले प्रोवाइजो को बहुत मजबूती से अपहोल्ड किया। प्रोवाइजो मतलब शर्त, मतलब सहमति देना मैंडेटरी है, बाइंडिंग है। एब्सोल्युटली, ये एक बाइंडिंग प्रोविजन है। यहाँ गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। ठीक है। और तीसरा, जो सबसे क्रांतिकारी बिंदु था। हाँ, और तीसरा था डीम्ड असेंट का सिद्धांत। कोर्ट ने कहा था कि अगर गवर्नर एज सून एज पॉसिबल वाली शर्त का पालन नहीं करते और बहुत ज्यादा अनुचित देरी करते हैं तो इसे उनकी मौन सहमति, इम्प्लाइड कंसेंट माना जा सकता है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस रुके नहीं। और इसी डीम्ड असेंट वाले प्रिंसिपल को अब नई एडवाइजरी ओपिनियन ने रिजेक्ट कर दिया है। जी, इसी को और टाइमलाइन वाले इशारे को। चलिए अब इस नई एडवाइजरी ओपिनियन का मेंस के नजरिए से विश्लेषण करते हैं। जो पहला बड़ा बदलाव दिख रहा है वो है लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी से चेक्स एंड बैलेंसेस की ओर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, चेक्स एंड बैलेंसेस तो लोकतंत्र का आधार है, पर क्या इसके कुछ छुपे हुए खतरे भी हैं? बिल्कुल हैं, और यही इस ओपिनियन का सबसे विवादास्पद, सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू है। कैसे? देखिए, अप्रैल का जो फैसला था वो पूरी तरह से लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी यानी विधायिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब जनता की इच्छा सर्वोपरि है। हाँ, उसका मानना था कि जनता द्वारा चुनी हुई विधानसभा की इच्छा सबसे ऊपर है और गवर्नर, जो एक नियुक्त अधिकारी हैं, वो उसे अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। ठीक है। लेकिन ये नई एडवाइजरी ओपिनियन कहती है कि गवर्नर का रोल सिर्फ रबर स्टैंप का नहीं है, बल्कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक है। द हिंदू का एक एडिटोरियल इस पर एक बहुत अच्छी टिप्पणी करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस या झूठी बराबरी बना सकता है। फॉल्स इक्विवेलेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक चुनी हुई विधायिका, जिसके पास जनता का मैंडेट है, उसकी शक्ति, और एक नियुक्त गवर्नर जो केंद्र का प्रतिनिधि है, उसकी प्रक्रियात्मक शक्ति को एक ही तराजू में तौल रहे हैं। अच्छा। लोकतंत्र में, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था यानी विधायिका हमेशा ऊपर होनी चाहिए। इस ओपिनियन से ये संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है, केंद्र की तरफ झुक सकता है। मैं समझी।
और टाइमलाइंस का रिजेक्शन, कोर्ट ने समय सीमा तय करने से क्यों मना कर दिया? क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम वापस उसी समस्या पर पहुंच गए जहां एज सून एज पॉसिबल का मतलब सालों की देरी हो सकता है? आपने बिल्कुल सही चिंता जताई है। ये इस ओपिनियन का दूसरा बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। तो कोर्ट का तर्क क्या था इसके पीछे? कोर्ट का तर्क संविधान के शब्दों पर आधारित है। आर्टिकल 200 में लिखा है एज सून एज पॉसिबल, यानी यथाशीघ्र। हाँ, कोर्ट का कहना है कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर कोई सख्त टाइमलाइन जैसे 30 दिन या 60 दिन नहीं लिखी। उन्होंने इस फ्रेज में एक इलास्टिसिटी यानी लचीलापन रखा। लचीलापन। हाँ, ताकि हर बिल को उसके मेरिट पर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखा जा सके। कोर्ट के मुताबिक अगर वो कोई टाइमलाइन तय कर देते तो ये जुडिशियल लेजिस्लेशन जैसा होता, मतलब न्यायपालिका विधायिका का काम कर रही होती। लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तो बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है। अब फिर से एज सून एज पॉसिबल की व्याख्या सब्जेक्टिव हो जाएगी, गवर्नर पर निर्भर करेगी और बेवजह देरी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा, विदहोल्डिंग वर्सेस रिटर्निंग पर नई दुविधा। हाँ, ये सबसे चिंताजनक पहलू है इस ओपिनियन का। अप्रैल के फैसले ने तो साफ कर दिया था कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास कर देती है तो सहमति देना अनिवार्य है। तो अब ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का रास्ता कहाँ से खुल गया? ये तो आर्टिकल के टेक्स्ट के खिलाफ नहीं है। देखिए, अप्रैल के फैसले ने इस बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया था। रीपास्ड बिल पर असेंट देना ही होगा, नो इफ्स एंड बट्स। लेकिन ये नई ओपिनियन एक नई खिड़की या कह सकते हैं एक बैकडोर खोलती है। ये कहती है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यानी असाधारण परिस्थितियों में गवर्नर दोबारा पास किए गए बिल को भी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। पर ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, ये कौन तय करेगा? यही तो सवाल है। ये बहुत वेग है, इसे डिफाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि गवर्नर अपने डिस्क्रेशन पर यह तय कर सकते हैं। तो इससे तो आर्टिकल 200 का जो फर्स्ट प्रोवाइजो है वो कमजोर हो जाएगा। बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। वो प्रोवाइजो जो कहता है शैल नॉट विदहोल्ड असेंट, वो लगभग बेमानी हो सकता है। अगर गवर्नर हर रीपास्ड बिल को ये कहकर राष्ट्रपति के पास भेजने लगें कि ये असाधारण है, तो राज्य की विधायिका की शक्ति का क्या मतलब रह जाएगा? सही बात है। तो इसका हमारे फेडरलिज्म पर कुल मिला के क्या असर पड़ेगा? इसका असर बहुत नकारात्मक हो सकता है। दो मुख्य असर होंगे। पहला, ये सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण को बढ़ावा देगा। गवर्नर अगर ज्यादा बिल्स को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेंगे तो इसका मतलब है कि राज्य के विषयों पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार लेगी, प्रेसिडेंट के माध्यम से, जो कि फेडरल स्पिरिट के खिलाफ है। बिल्कुल। और दूसरा, इससे राज्यों में पॉलिसी पैरालिसिस पैदा हो सकता है। पॉलिसी पैरालिसिस? हाँ, अगर राज्य सरकारें जानती हैं कि उनके महत्वपूर्ण बिल, उनके चुनावी वादे राजभवन में या फिर राष्ट्रपति भवन में अटक सकते हैं, तो वो साहसी सुधार करने से हिचकिचाएंगी, गवर्नेंस प्रभावित होगा। तो इस पूरे डेडलॉक का, इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? अगर आप एक पॉलिसी मेकर होते तो इस डेडलॉक को कैसे सुलझाते? आगे का रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स 3 रास्ते सुझा रहे हैं। पहला और सबसे ठोस रास्ता है कॉडिफिकेशन, मतलब कानून बनाना। सरकारिया कमीशन ने बहुत पहले 1980s में ये सुझाव दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर गवर्नर के लिए बिल पर फैसले के लिए एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए। मतलब एज सून एज पॉसिबल को डिफाइन कर दिया जाए। हाँ, 30 दिन 60 दिन जो भी संसद तय करे। इससे ये एम्बिग्विटी ही खत्म हो जाएगी। दूसरा रास्ता है कन्वेंशन, यानी एक स्वस्थ परंपरा बनाना, जहां गवर्नर हमेशा चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करे, जैसा कि यूके में होता है। लेकिन भारत की राजनीतिक हकीकत में ये थोड़ा मुश्किल लगता है। और तीसरा, टाइमलाइन देने से मना कर दिया हो, लेकिन उसे लिमिटेड मैंडेमिस जारी करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लिमिटेड मैंडेमिस, ये क्या होता है? लिमिटेड मैंडेमिस का मतलब है कि कोर्ट गवर्नर को यह आदेश नहीं दे सकता कि क्या निर्णय लें, मतलब हाँ कहें या ना कहें, लेकिन कोर्ट ये आदेश जरूर दे सकता है कि आप निर्णय लें, यू मस्ट डिसाइड। अच्छा, मतलब आप इन एक्शन में नहीं रह सकते। एग्जैक्टली। तो जब भी कोर्ट को लगे कि देरी बेवजह हो रही है, वो गवर्नर को एक तय समय में फैसला लेने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें लॉ, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तीनों शामिल हैं। जी बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे एक न्यायिक फैसले से केंद्र और राज्यों के बीच का शक्ति संतुलन बदल सकता है। अब देखते हैं कि एक नए कानून से यही संतुलन वित्तीय स्तर पर कैसे प्रभावित हो रहा है। MGNREG। हाँ, सरकार MGNRGA को हटाकर एक नया बिल लाई है, VBG रामजी बिल। VBG रामजी का मतलब है
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। तो ये सिर्फ नाम बदला है या काम भी? नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव बिल्कुल नहीं है। ये ग्रामीण रोजगार गारंटी के पूरे दर्शन, पूरे फ्रेमवर्क में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, एक बुनियादी बदलाव है। कैसे? देखिए, MGNRGA जो 2005 में आया था, वो एक राइट्स बेस्ड और डिमांड ड्रिवन कानून था। राइट्स बेस्ड एंड डिमांड ड्रिवन, इन दोनों शब्दों का मतलब समझाइए। राइट्स बेस्ड का मतलब है कि ये ग्रामीण परिवार का कानूनी हक था कि वो काम मांगे। ये सरकार का कोई एहसान नहीं था, ये नागरिक का अधिकार था। ठीक है। और डिमांड ड्रिवन का मतलब है कि सरकार को काम देना ही पड़ेगा जब भी कोई मांगेगा। बजट मांग के हिसाब से तय होता था। अगर ज्यादा लोगों ने काम मांगा तो सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ता था। अच्छा, तो अब नए बिल में क्या बदल रहा है? ये नया बिल VPG रैमजी बिल इसे एक स्कीम बेस्ड और नॉर्मेटिव एलोकेशन वाले मॉडल में बदल रहा है। होल्ड ऑन, नॉर्मेटिव एलोकेशन सुनने में बहुत भारी शब्द लग रहा है। इसे आसान भाषा में तोड़कर समझाइए। क्या इसका मतलब ये है कि अब पैसा पहले से तय होगा, चाहे जरूरत कितनी भी हो? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नॉर्मेटिव एलोकेशन का सीधा सीधा मतलब यही है कि केंद्र सरकार कुछ पैरामीटर्स के आधार पर, जैसे राज्य की गरीबी, आबादी वगैरह, साल की शुरुआत में ही हर राज्य के लिए एक बजट तय कर देगी, एक फिक्स अमाउंट। तो इसमें और डिमांड ड्रिवन में फर्क क्या हुआ? फर्क यह है कि MGNRGA में अगर काम की मांग बढ़ती थी, जैसे सूखे के समय, तो सरकार को सप्लीमेंट्री बजट पास करना पड़ता था। वो कानूनी रूप से बाध्य थी। अब नॉर्मेटिव एलोकेशन में ऐसा नहीं होगा। अगर तय बजट खत्म हो गया तो राज्य को केंद्र से और पैसे मांगने पड़ेंगे। अब ये केंद्र पर निर्भर करेगा कि वो पैसा दे या ना दे। मतलब ये अधिकार से अनुरोध बन गया। बिल्कुल सही शब्द। यही सबसे बड़ा बदलाव है जो अधिकार की भावना को कमजोर करता है। चलिए दोनों की एक डिटेल कंपैरिजन करते हैं ताकि एस्पिरेंट्स को नोट्स बनाने में आसानी हो। और क्या-क्या बड़े बदलाव हैं इस बिल में? कुछ और बहुत बड़े बदलाव हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है गारंटीड डेज। MGNRGA में 100 दिन की रोजगार गारंटी थी। हाँ। नए बिल में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। कागज पर देखें तो ये अच्छा पॉजिटिव कदम लगता है। ठीक है, 100 से 125 दिन। दूसरा बदलाव? दूसरा और शायद सबसे बड़ा और विवादास्पद बदलाव फंडिंग पैटर्न में है। पैसे के बंटवारे में? जी। MGNRGA में मजदूरी का, बेच कंपोनेंट का 100% 100% खर्चा केंद्र सरकार उठाती थी। मटेरियल का खर्चा बढ़ता था पर मजदूरी पूरी केंद्र से आती थी। अब नए बिल में ये 60-40 का रेशियो होगा। 60% केंद्र देगी और 40% राज्य सरकार को अपनी जेब से देना होगा। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। राज्यों के लिए ये रेशियो 90-10 है, लेकिन बाकी राज्यों के लिए 60-40 है। ठीक है। तीसरा बदलाव? तीसरा बड़ा बदलाव है वर्क कंटिन्यूटी को लेकर। मतलब काम लगातार मिलेगा या नहीं? हाँ, अब राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो बुवाई और कटाई जैसे पीक एग्रीकल्चरल सीजन्स के दौरान 60 दिन का मैंडेटरी पॉज लगा सकते हैं। मतलब इन 60 दिनों में कोई काम नहीं दिया जाएगा। अच्छा, और चौथा? और चौथा बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी पर जोर है। नए बिल में PM गति शक्ति पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन, जियो टैगिंग और AI बेस्ड मॉनिटरिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। बाप रे, ये तो सच में पूरा ढांचा ही बदल दिया। जी। अब इसका क्रिटिकल रिव्यू करते हैं मेंस के लिए। ये जो 60-40 का फंडिंग रेशियो है, ये गरीब राज्यों के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, ओडिशा, इनकी तो अपनी माली हालत पहले से ही ठीक नहीं है। वो इसका बोझ कैसे उठाएंगे? यही सबसे बड़ी चिंता है बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए, जिनकी वित्तीय क्षमता पहले से ही कम है और जहां रोजगार की मांग सबसे ज्यादा है। अब उन्हें अपनी जेब से 40% मजदूरी देनी होगी। तो इसका नतीजा क्या होगा? क्या इससे मजदूरी मिलने में और ज्यादा देरी नहीं होगी? इसके 2 बुरे नतीजे हो सकते हैं। पहला, ये राज्य फंड बचाने के लिए कम काम सैंक्शन करें, जिससे रोजगार के अवसर घटेंगे। और दूसरा, अगर काम सैंक्शन कर भी दिया तो राज्य के हिस्से का पैसा आने में देरी होगी, जिससे मजदूरी के पेमेंट में बहुत ज्यादा देरी होगी, जो MGNRGA की एक बड़ी समस्या पहले से ही रही है। और ये नॉर्मेटिव एलोकेशन वाली बात, मान लीजिए किसी राज्य में सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है, तब तो काम की मांग अचानक कई गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। ऐसे में वो पहले से तय बजट तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? यही इस बदलाव का सबसे बड़ा खतरा है। MGNRGA का डिमांड ड्रिवन मॉडल एक तरह का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर था।
ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर? हाँ, मतलब जब भी अर्थव्यवस्था में, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई संकट आता था तो एमजी नरेगा की मांग बढ़ जाती थी और लोगों के हाथ में पैसा पहुंचता था। ठीक है। लेकिन अब नॉर्मेटिव एलोकेशन में राज्य सरकार को केंद्र के रहमो-करम पर रहना होगा कि वो मिड-ईयर में अतिरिक्त पैसा देती है या नहीं। जैसा मैंने पहले कहा, ये अधिकार को अनुकंपा में बदल सकता है। समझ गई। अब बात करते हैं मैंडेटरी पॉज की। मैं समझ सकती हूँ कि इसका एक तर्क ये दिया जा रहा है कि ये किसानों की मदद के लिए है, ताकि उन्हें खेती के काम के लिए मजदूर मिल सकें। जी, सरकार का तर्क यही है। लेकिन उन भूमिहीन मजदूरों का क्या, जो पूरी तरह इसी सरकारी काम पर निर्भर हैं? ये तो उनका सुरक्षा कवच छीनने जैसा नहीं है? ये एक दोधारी तलवार है। ये किसानों की मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। कई बार ये शिकायत आती थी कि एमजी नरेगा की वजह से खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत गंभीर है। जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं, ये क्लॉज उन्हें उस समय काम से वंचित कर सकता है जब उन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। ये उनकी बार्गेनिंग पावर को भी कम कर सकता है। ठीक है, तो इस बिल में एसेट क्वालिटी और डिजिटाइजेशन पर भी जोर है। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, इरादा अच्छा है। गति शक्ति से इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इसका मकसद है कि जो भी काम हो वो टुकड़ों में ना हो। एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के तहत ड्यूरेबल एसेट्स बनाए जाएं, जैसे सड़कें, तालाब, नहरें, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत करें। ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसमें चुनौती क्या है? चुनौती है इम्प्लीमेंटेशन में। एआई मॉनिटरिंग, डिजिटल अटेंडेंस, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पर जमीनी हकीकत ये है कि कई दूर दराज के गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कई मजदूरों के पास स्मार्टफोन नहीं है। टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से एक्सक्लूजन का, मतलब लोगों के छूट जाने का खतरा भी बढ़ता है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि केंद्र सरकार ये कानूनी गारंटी दे कि अगर किसी राज्य में संकट की वजह से मांग बढ़ती है तो वो मिड-ईयर एलोकेशन को रिवाइज करेगी। अच्छा। और दूसरा, फंडिंग रेशियो को राज्यों के वित्तीय क्षमता से जोड़ा जाना चाहिए। जो गरीब राज्य हैं उनके लिए रेशियो बेहतर होना चाहिए, शायद 90:10 जैसा। ठीक है, अब संक्षेप में 2 और विधेयकों पर भी नजर डालते हैं। जी। पहला, द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, यानी VBSA बिल 2025। ये क्या है? ये हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अभी हमारे पास यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE है। हाँ, 2 एनुअल बॉडीज है। ये बिल इन दोनों और कुछ और छोटी बॉडीज को मिलाकर हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर VBSA बनाने का प्रस्ताव रखता है। वन सिंगल पावरफुल बॉडी। इसका मकसद क्या है? मकसद है रेगुलेटरी ओवरहॉल, रेड टैपिज्म को कम करना, मल्टीपल परमिशंस की जरूरत खत्म करना और जनरल, टेक्निकल, प्रोफेशनल एजुकेशन सब के लिए स्टैंडर्ड्स को एक समान बनाना। क्या एक सिंगल रेगुलेटर बनाना वाकई काम करेगा या ये सिर्फ एक नया बॉटलनेक बन जाएगा? ये बहस का मुद्दा है और इस पे GS पेपर 2 में सवाल बन सकता है। अच्छा। समर्थक कहते हैं कि इससे क्लैरिटी आएगी, लाइट बट टाइट रेगुलेशन होगा। आलोचकों को डर है कि इतनी ज्यादा शक्ति एक ही बॉडी के हाथ में देने से वो निरंकुश हो सकती है और शिक्षा का केंद्रीकरण हो सकता है, जो फेडरलिज्म के खिलाफ है। और दूसरा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर जो विवाद है वो क्या है? सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI द्वारा मतदाता सूचियों यानी इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करने की एक प्रक्रिया है। ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें विवाद क्यों? विवाद इसलिए है क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल सेलेक्टिव आइडियोलॉजिकल रिमूवल के लिए किया जा रहा है। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि सरकार से असहमति रखने वाले लोगों के या खास समुदायों के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर आरोप है और ये ECI की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये तो वाकई बहुत गंभीर है। जी। चलिए, अब लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट से हटकर कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। इकोनॉमी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। जरूर। मैं तमिलनाडु की इकोनॉमी के बारे में पढ़ रही थी। 16%, 16% नॉमिनल GSDP ग्रोथ, जो मेजर स्टेट्स में सबसे तेज है। वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी राज्य नहीं कर पा रहे हैं? इस द्रविडियन इकोनॉमिक्स या TN मॉडल के पीछे क्या राज है? तमिलनाडु का मॉडल भारत में चल रही वेलफेयर वर्सेस ग्रोथ की बहस का, या जिसे आजकल फ्रीबी वर्सेस डेवलपमेंट कहा जाता है, उसका एक बहुत ही दिलचस्प और पावरफुल जवाब है। कैसे? TN मॉडल ये साबित करता है कि सामाजिक खर्च यानी एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर स्कीम्स पर किया गया पैसा विकास का विरोधी नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा पूरक है।
दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अच्छा, तो इस मॉडल के की ड्राइवर्स क्या हैं? इसके स्तंभ क्या हैं? इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। तमिलनाडु के पास भारत में सबसे ज्यादा 40,121 फैक्ट्रीज हैं। सबसे ज्यादा? यस, द हाईएस्ट इन इंडिया। चेन्नई को डिट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, और अब तो एप्पल के आईफोन्स भी वहीं असेंबल हो रहे हैं। मतलब वो लो एंड से हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हुआ पहला स्तंभ। दूसरा है स्पेशल इक्विटी, यानी विकास का समान वितरण। मतलब विकास सिर्फ एक शहर जैसे चेन्नई तक सीमित नहीं है। आप देखिए, कोयम्बटूर टेक्सटाइल्स और इंजीनियरिंग का हब है, तिरुपुर निटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया है, होजूर एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी हब बन रहा है। विकास पूरे राज्य में फैला हुआ है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, यही इस मॉडल की नींव है। कोई भी इंडस्ट्री वहां क्यों आएगी? वो वहां आएगी जहां उसे स्किल्ड वर्कफोर्स मिले। सही बात है। तमिलनाडु का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन 47% है। 47%? जी, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 28.4% है। 28.4%? ये जमीन आसमान का फर्क है। नान मुदलवन जैसी सरकारी स्कीम्स इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेन करती हैं। और चौथा स्तंभ, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, वेलफेयर एज इकोनॉमिक्स। हाँ, जिसे अक्सर फ्रीबी या रेवड़ी कहकर खारिज कर दिया जाता है। यही इस मॉडल की सबसे खास बात है। तमिलनाडु में मगालिर यूरिमाई थिट्टम जैसी योजना है, जिसमें महिला मुखियाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। हाँ, इस पर बहुत बहस हुई थी। आलोचक इसे रेवड़ी कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री इसे एक कंजम्पशन बूस्टर के रूप में देखते हैं। कंजम्पशन बूस्टर? कैसे? आप सोचिए, जब एक गरीब महिला के हाथ में सीधा 1000 रुपए आता है, तो वो उसे बैंक में नहीं रखती, वो उससे सब्जी, दूध या अपने बच्चे के लिए किताबें खरीदती है। हाँ। इससे लोकल इकोनॉमी में डिमांड पैदा होती है। वो सब्जी वाला, दूध वाला, दुकानदार, उन सबकी आमदनी बढ़ती है। इट किक स्टार्ट्स द लोकल इकोनॉमिक साइकिल। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। तो रेवड़ी डिबेट असल में बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है। ये योजनाएं असल में जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को चला रही हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं बल्कि स्मार्ट इकोनॉमिक्स है। यही दूसरे राज्यों के लिए सबसे बड़ा सबक है। एक स्वस्थ और शिक्षित वर्कफोर्स ही हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित करती है। बेहतरीन। अर्थव्यवस्था को चलाने की बात हो रही है तो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ी रिफॉर्म की बात चल रही है, SANTI बिल 2025। जी, ये भारत की ऊर्जा नीति को कैसे बदलने वाला है? शांति बिल, जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, ये भारत की ऊर्जा नीति में एक युगांतकारी, एक पैराडाइम शिफ्टिंग बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इतना बड़ा? हाँ, ये 2 बहुत पुराने कानूनों को रिपील कर रहा है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज यानी CLND एक्ट 2010। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दशकों से चली आ रही सरकारी मोनोपोली को खत्म करना है। मतलब अब टाटा या रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनीज भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना सकेंगी? हाँ, बिल्कुल। बिल ऑपरेटर की परिभाषा को व्यापक बनाता है। अब इसमें प्राइवेट कंपनीज और जॉइंट वेंचर्स, JVs भी शामिल होंगे। और इसमें FDI की भी अनुमति होगी? हाँ, 49% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की अनुमति होगी। पर क्या ये सुरक्षित है? न्यूक्लियर एनर्जी कोई खिलौना तो है नहीं। प्राइवेट कंपनीज की एंट्री से सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। ये एक बहुत बड़ी और जायज चिंता है, और इसी के लिए बिल में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी मजबूत किया गया है, जिस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, इस बिल में लायबिलिटी को लेकर भी बड़े बदलाव हैं, जो हमेशा से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। हाँ, और यही इस बिल का दिल है। आपको याद होगा 2010 का CLND एक्ट भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील को पूरी तरह से लागू करने में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था। हाँ, लायबिलिटी क्लॉज की वजह से। जी, उसकी वजह थी सेक्शन 17B। 17B जो कहता था कि अगर कोई हादसा होता है तो ऑपरेटर यानी NPCIL अपने सप्लायर पर भी हर्जाने के लिए मुकदमा कर सकता है। तो इसमें क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि विदेशी कंपनियां जैसे वेस्टिंग हाउस या जी इस असीमित देनदारी से डरती थीं। वो भारत में प्लांट सप्लाई करने से कतरा रही थी। शांति बिल इस क्लॉज को बदलता है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई हादसा होता है तो अब विदेशी कंपनियों पर मुकदमा करना आसान नहीं होगा। क्या इससे वो सुरक्षा मानकों के साथ समझौता नहीं करेंगे? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है।
नए बिल के तहत सप्लायर पर लाइबिलिटी तभी आएगी जब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा साफ साफ लिखा हो या फिर नुकसान एक्ट ऑफ इंटेंट यानी जानबूझकर की गई साजिश से हुआ हो, ना कि सिर्फ इक्विपमेंट फेलियर से। तो ये तो सप्लायर को एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। हाँ, ये हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स जैसे कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन (CSC) के करीब लाता है। लेकिन आपकी चिंता का जवाब बिल के तीसरे प्रावधान में है। अच्छा। वो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मजबूत करना। बिल एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB, जो हमारा न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटर है, उसे स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंस यानी वैधानिक स्वतंत्रता देता है। पहले नहीं थी क्या? पहले AERB डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत ही आता था, जो खुद प्लांट्स ऑपरेट करता है। तो हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगता था। मतलब खिलाड़ी और रेफरी एक ही थे। बिल्कुल। अब रेगुलेटर पूरी तरह स्वतंत्र और ज्यादा शक्तिशाली होगा ताकि वो प्राइवेट ऑपरेटर्स पर भी कड़ी नजर रख सके। ठीक है, तो एक तरफ आप प्राइवेट प्लेयर्स को आने दे रहे हैं और दूसरी तरफ रेगुलेटर को मजबूत कर रहे हैं ताकि सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। इसके अलावा बिल एक न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन बनाने का भी प्रावधान करता है ताकि पीड़ितों को जल्दी और आसानी से मुआवजा मिल सके। इस बिल का इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होगा? इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है जी। भारत का लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट्स न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल करना। 100 गीगावाट। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम सिर्फ 7.5 गीगावाट्स पर हैं। इतना बड़ा लीप सिर्फ सरकारी पैसे से हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए प्राइवेट कैपिटल की सख्त जरूरत है, खासकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जैसी नई टेक्नोलॉजी में। और स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट? स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट यह है कि यह यूएस और फ्रांस जैसी शक्तियों को एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बाधाओं को दूर करता है और भारत को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में स्थापित करता है। ठीक है। अब इकोनॉमी में एक और खबर है जी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो फॉरेन बैंक्स के टैक्स डिडक्शन से जुड़ा है। सेक्शन 44C का ये मामला क्या है? जी, संक्षेप में इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 44C ये कहता है कि भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों के हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर पर टैक्स डिडक्शन की एक सीमा होगी। हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर? हाँ, मतलब वो खर्चे जो उनका विदेशी मुख्यालय भारत के ऑपरेशंस के लिए करता है। बैंक चाहते थे कि उन्हें पूरे खर्चे पर डिडक्शन मिले, लेकिन एक्ट में एक लिमिट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी लिमिट को बरकरार रखा है। ये GS पेपर 3 बैंकिंग के लिए रेलेवेंट है। ठीक है। अब चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन और इथियोपिया के दौरे पर हैं। जी। इन यात्राओं का रणनीतिक महत्व क्या है? ये यात्रा भारत की विदेश नीति के दो महत्वपूर्ण स्तंभों वेस्ट एशिया और अफ्रीका में एंगेजमेंट को गहरा करने की रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले जॉर्डन की बात करते हैं। जॉर्डन में 5 महत्वपूर्ण MOUs पर हस्ताक्षर हुए हैं, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक पर। जॉर्डन की स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। वो इजराइल, सीरिया, इराक और सऊदी अरेबिया का पड़ोसी है। लिवांट रीजन में शांति और स्थिरता के लिए जॉर्डन एक की प्लेयर है और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर। और इथियोपिया का दौरा, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली बायलैटरल विजिट है, ये तो ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक है और इसके स्ट्रेटेजिक स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। बताइए। पहला, एडिस अबाबा अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है। इथियोपिया से जुड़ना मतलब एक तरह से पूरे अफ्रीका से जुड़ना। बिल्कुल। दूसरा, इथियोपिया अब ब्रिक्स का नया सदस्य है, तो अब वो हमारे एक मल्टीलैटरल पार्टनर भी है। तीसरा, फूड सिक्योरिटी। भारतीय कंपनियों ने इथियोपियन एग्रीकल्चर में खासकर दालों की खेती में बड़ा निवेश किया है। और चौथा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, सिक्योरिटी। यस, रेड सी सिक्योरिटी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में इथियोपिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पायरेसी और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज्यादा हैं। तो इस दौरे का एजेंडा क्या है? एजेंडा में डिफेंस कॉपरेशन, माइनिंग और आईटेक इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग शामिल है। तो इस दौरे का बड़ा संदेश क्या है? क्या ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर बैलेंस करने की एक कोशिश भी है? निश्चित रूप से।
बड़ा संदेश यह है कि भारत खुद को ग्लोबल साउथ की एक स्वाभाविक और विश्वसनीय आवाज के रूप में स्थापित कर रहा है। जहां चीन पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के आरोप लगते हैं, वहीं भारत का मॉडल पार्टनरशिप और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित है। ये दौरा उसी एंगेजमेंट को और गहरा करता है। इस दौरे में ओमान भी शामिल है और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात चल रही है। जी, ओमान के साथ एक FTA पर काम तेजी से चल रहा है। अगर ये हो जाता है तो ये भारत के गल्फ रीजन के साथ इकोनॉमिक टाइज को और ज्यादा मजबूत करेगा। ओमान हमारा एक बहुत करीबी डिफेंस पार्टनर भी है। अब आते हैं एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन पर। और दिल्ली की हवा पर? हाँ, दिल्ली की हवा फिर से सीवियर कैटेगरी में है और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी जीरेप का स्टेज 4 लागू हो गया है। क्या कदम उठाए गए हैं? ग्रैप 4 का मतलब है AQI 450 के पार, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके तहत क्लास 5 तक फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई हैं। BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है और सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डेमोलेशन एक्टिविटीज पर भी रोक है। लेकिन ये तो इमरजेंसी मेजर्स हैं। असली समस्या तो जस की तस है। बिल्कुल, ये एक गंभीर गवर्नेंस फेलियर को दिखाता है। जब तक हम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट यानी पराली जलाने का स्थायी समाधान नहीं निकालते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को युद्ध स्तर पर बढ़ावा नहीं देते, तब तक हम इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली ये किस अधिकार का उल्लंघन है? ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का सीधा उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि राइट टू लाइफ में राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर भी शामिल है। ठीक है, पर्यावरण में कुछ अच्छी खबरें भी हैं। नई प्रजातियों की खोज हुई है। हाँ, ये बहुत ताजगी भरी खबरें हैं और प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी। पहली खोज ग्रेट निकोबार आइलैंड से है, जहां एक नए वुल्फ स्नेक की प्रजाति मिली है। इसका नाम मशहूर कंजर्वेशनिस्ट लेजेंड स्टीव अर्विन के नाम पर लाइकोडॉन इर्विनी रखा गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसी इलाके में हुई है जहां सरकार एक बहुत बड़ा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रही है। अच्छा, तो ये नई खोज इस प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। क्या हमने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले वहां की बायोडायवर्सिटी को ठीक से समझा भी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और दूसरी खोज मेघालय से है। हाँ, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने मेघालय में जंपिंग स्पाइडर्स की 2 नई प्रजातियां खोजी हैं। उनके नाम क्या है? असीमोनिया डेंटिस और कोलेट्रेफिस नोंगवार। ये नाम उतने जरूरी नहीं है, लेकिन लोकेशन जरूरी है। ये खोज हमें याद दिलाती है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है, वो कितनी अनमोल और अनडिस्कवर्ड जैव विविधता से भरा हुआ है। अब आते हैं सिक्योरिटी एंड सोशल इश्यूज पर। इंटरनल सिक्योरिटी GS पेपर 3 से जुड़ी खबर है। NIA ने पहलगाम टेरर अटैक में चार्जशीट फाइल की है। जी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एक विस्तृत चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट की सबसे अहम बात क्या है? इसकी सबसे अहम बात यह है कि इसमें पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तैयबा यानी LET और उसके मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF का सीधा लिंक स्थापित किया गया है। NIA की भूमिका और ऐसी चार्जशीट्स का महत्व काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में बहुत ज्यादा है। ये एक मजबूत लीगल फाउंडेशन का काम करती हैं और आतंकी नेटवर्क्स को एक्सपोज करती हैं। सोशल जस्टिस GS पेपर 2 से जुड़ी 2 चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं। हाँ, और दोनों ही हमारे सामाजिक ताने बाने पर, सोशल फैब्रिक पर सवाल उठाती हैं। पहली घटना बिहार हिजाब कंट्रोवर्सी है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का वीडियो वायरल हुआ है। इसे GS पेपर 4 एथिक्स के नजरिए से भी देखना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी और इंडिविजुअल डिग्निटी के एथिकल डायमेंशन से जुड़ा हुआ मामला है। और दूसरी घटना और भी ज्यादा भयावह है। जी, नालंदा में कपड़ा बेचने वाले हॉकर की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई, सिर्फ चोरी के शक में। ये मॉब वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस का एक और दुखद उदाहरण है। ये दिखाता है कि समाज में कानून का डर कितना कम हो गया है। बिल्कुल, ये रूल ऑफ लॉ के लिए एक सीधी चुनौती है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ISRO एक और बड़ा कमर्शियल लॉन्च करने जा रहा है। ब्लूबर्ड 6 मिशन क्या है? ब्लूबर्ड 6 मिशन के तहत इसरो एक अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इस मिशन की खास बात क्या है? खास बात है सैटेलाइट का वजन। ये एक 6.5 टन 6.5 टन का सैटेलाइट है, जो काफी भारी है। तो इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? इसे ISRO अपने सबसे शक्तिशाली, सबसे हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च करेगा। LVM-3, जिसे पहले GSLV Mk3 भी कहा जाता था। बिल्कुल,
ये वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। ये मिशन भारत की हेवी लिफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। और ये दिखाता है कि भारत कमर्शियल लॉन्च मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। जी हाँ, ये इंडो यूएस स्पेस कॉर्पोरेशन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। लॉन्च की नई तारीख अब दिसंबर 21 तय की गई है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आज की सभी खबरों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का क्विक रिवीजन करते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट्स। जरूर। मैं फैक्ट बोलूंगी, आप एक लाइन में उसका कॉन्टेक्स्ट समझाया। बिल्कुल, शुरू करते हैं। आर्टिकल 200 ये गवर्नर की बिल पर सहमति से जुड़ा है। इसमें गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं: असेंट, विदहोल्ड, रिटर्न या रिजर्व। आर्टिकल 143 ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। राष्ट्रपति इसके तहत कानूनी सलाह मांग सकते हैं, जो उन पर बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन पर्सुएसिव वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2025। ये ऐसी की हालिया एडवाइजरी ओपिनियन है जिसने गवर्नर के लिए डीम्ड असेंट और जुडिशियल टाइमलाइंस के सिद्धांत को खारिज कर दिया है। VBG रामजी बिल। ये MGNREGA की जगह लेगा। इसमें 125 दिन की रोजगार गारंटी, 60-40 का सेंटर स्टेट फंडिंग स्प्लिट और 60 दिन का पॉज क्लॉज है। शांति बिल। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और CLND एक्ट 2010 को रिप्लेस करेगा और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को आने की अनुमति देगा। VBSA बिल। इसका पूरा नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। ये UGC और AICTE की जगह हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बनाएगा। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत और बांग्लादेश के निर्माण की याद में। सेक्शन 44C IT एक्ट। यह विदेशी बैंकों के हेड ऑफिस एक्सपेंसेस पर टैक्स डिडक्शन की सीमा तय करता है, जिसे SC ने हाल ही में बरकरार रखा है। ब्लूबर्ड 6। यह एक 6.5 टन का अमेरिकी सैटेलाइट है जिसे इसरो का LVM-3 रॉकेट लॉन्च करेगा। LVM-3 यह भारत का सबसे भारी रॉकेट है, जिसे पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था। चंद्रयान 3 भी इसी से गया था। लाइकेडॉन एयरवी। यह ग्रेट निकोबार में मिला वुल्फ स्नेक की एक नई प्रजाति है, जिसका नाम स्टीव आइवन के नाम पर रखा गया है। एसोमोनिया डेंटिस एंड कोलिटिस नोंगवर। ये मेघालय में मिली जंपिंग स्पाइडर्स की 2 नई प्रजातियां हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यह अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है, जिसमें इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती जैसे देश आते हैं। रेड सी के पास इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। GRAP 4। ये सिवियर प्लस एयर क्वालिटी कैटेगरी यानी 450 से ज्यादा AQI के लिए है, जिसमें सबसे कड़े प्रदूषण नियंत्रण लागू होते हैं। LTRF लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन हैं जो कश्मीर में सक्रिय हैं। बेहतरीन। अब आते हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर। जी। आज हमारे पास 2 सवाल है। पहला सवाल पॉलिटी पर है। द गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेक, नॉट एन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट वीटो। सुप्रीम कोर्ट की हालिया एडवाइजरी ओपिनियन के संदर्भ में आर्टिकल 200 के तहत गवर्नरेचल डिस्क्रेशन के दायरे का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। क्या डीम्ड असेंट को खारिज करना फेडरल बैलेंस को राज्य विधानसभाओं के विरुद्ध झुकाता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन और टॉपिकल सवाल है। इसका मॉडल आंसर आउटलाइन ऐसा हो सकता है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? इंट्रोडक्शन शुरुआत में आर्टिकल 200 और गवर्नर की भूमिका को लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के रूप में परिभाषित करें। फिर बताएं कि कैसे हाल के वर्षों में राज्यों और गवर्नर्स के बीच टकराव के कारण ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिससे इस एडवाइजरी ओपिनियन की नौबत आई। बॉडी इसे 3 हिस्सों में तोड़ें। पहले पैराग्राफ में SC के की फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करें कि डीम्ड असेंट और रिजिड टाइमलाइंस को क्यों रिजेक्ट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल चेक वाली बात पर जोर दिया गया। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में इस शिफ्ट को एनालाइज करें लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी से चेक्स एंड बैलेंसेस की ओर। इसमें फॉल्स इक्विवेलेंस वाला पॉइंट डालें। बताएं कि एक चुनी हुई बॉडी और एक नियुक्त पद की शक्तियों को बराबर तौलना कितना सही है। और तीसरे पैराग्राफ में फेडरल बैलेंस पर इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें। बताएं कि कैसे ये गवर्नर्स को ज्यादा डिस्क्रिशन देता है, रीपास्ड बिल्स को भी रिजर्व करने का रास्ता खोलता है और स्टेट असेंबली की सॉवरेनिटी को कमजोर कर सकता है, जिससे सेंट्रलाइजेशन बढ़ सकता है। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन अंत में लिखें कि चेक्स जरूरी हैं, लेकिन उन्हें रोड ब्लॉक्स नहीं बनना चाहिए।
एक बैलेंस्ड व्यू देते हुए सरकार या कमीशन के सुझाव का जिक्र करें कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए समय सीमा तय करना ही इस एम्बिग्यूटी का सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल इकोनॉमी पर। The transition from MGNREGA to the VBG-RAMG bill marks a paradigm shift from a demand-driven right to a supply-constrained scheme. ग्रामीण संकट निवारण और राजकोषीय संघवाद पर इस बदलाव के प्रभावों पर चर्चा करें। ये सवाल भी तुलनात्मक विश्लेषण, a comparative analysis की मांग करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन, VBG-RAMG बिल का परिचय दें और बताएं कि ये MGNRGA जैसे एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन को रिप्लेस कर रहा है। यहीं पर डिमांड ड्रिवन राइट से सप्लाई कंस्ट्रेंट स्कीम वाली की फ्रेज को इंट्रोड्यूस कर दें। बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? बॉडी, इसके भी 3 हिस्से होंगे। पहले पैराग्राफ में दोनों के फीचर्स को कंट्रास्ट करें, डिमांड बेस्ड वर्सेस नॉर्मेटिव एलोकेशन, 100% सेंट्रल फंडिंग वर्सेस 60-40 स्प्लिट और पॉज क्लॉज का जिक्र करें। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में ग्रामीण संकट पर इसके प्रभाव बताएं। पॉजिटिव में 125 दिन का जिक्र करें, लेकिन नेगेटिव में बताएं कि नॉर्मेटिव फंडिंग सूखे जैसे संकट के समय फेल हो सकती है और पॉज क्लॉज भूमिहीन मजदूरों को वल्नरेबल बना सकता है। और तीसरा हिस्सा फिस्कल फेडरलिज्म पर होगा? बिल्कुल। तीसरे पैराग्राफ में फिस्कल फेडरलिज्म पर फोकस करें कि 60-40 स्प्लिट गरीब राज्यों पर कैसे वित्तीय बोझ डालेगा, जिससे पेमेंट्स में देरी और स्कीम के इंप्लीमेंटेशन पर असर पड़ सकता है। और कंक्लूजन अंत में लिखें कि बिल एसेट क्रिएशन को मॉडर्नाइज करने और गतिशक्ति से जोड़ने की अच्छी कोशिश करता है, लेकिन सोशल सेफ्टी नेट को कमजोर करने का जोखिम भी उठाता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र सरकार संकट के समय नॉर्मेटिव एलोकेशंस को रिवाइज करने के लिए कितनी तैयार है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव। और अब समय है आज के सेशन पर आधारित एक छोटे से क्विज का। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। मैं 5 सवाल पूछूंगी। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट की नवीनतम एडवाइजरी ओपिनियन के अनुसार आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। बी, सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड असेंट के सिद्धांत को खारिज कर दिया है। सी, यदि विधानसभा किसी विधेयक को दोबारा पारित करती है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं कर सकते। डी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की है। सही जवाब है बी, सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड असेंट के सिद्धांत को खारिज कर दिया है। एक्सप्लेन कीजिए। ए गलत है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अनिश्चितकालीन देरी असंवैधानिक है। सी गलत है क्योंकि नई ओपिनियन के अनुसार असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। और डी तो बिल्कुल गलत है, कोर्ट ने कोई भी समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, शांति बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सोशल मीडिया पर हेट स्पीच को रेगुलेट करना। बी, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देना और देनदारी मानदंडों में सुधार करना। सी, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकीकृत नियामक स्थापित करना। डी, भारत के पड़ोसी देशों के साथ शांति संधियों को बढ़ावा देना। ये तो आसान है। सही जवाब है बी। शांति का पूरा नाम ही है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। करेक्ट। तीसरा सवाल, नए VBG-RAMG बिल 2025 की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? अच्छा, नहीं है। हाँ, प्रति परिवार 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी। बी, मजदूरी का 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा। सी, प्रमुख कृषि मौसमों के दौरान 60 दिन का अनिवार्य विराम। और डी, निर्धारित मापदंडों के आधार पर धन का नॉर्मेटिव एलोकेशन। सही जवाब है बी। यही इस बिल का सबसे बड़ा बदलाव है। इसमें 100% केंद्रीय फंडिंग को हटाकर 60-40 का फंडिंग स्प्लिट प्रस्तावित है। बाकी तीनों इसकी विशेषताएं हैं। एक्सीलेंट। चौथा सवाल, लाइकोडॉन इरविनी जो हाल ही में भारत में खोजा गया है, किसकी एक प्रजाति है? मेघालय में पाई जाने वाली जंपिंग स्पाइडर। बी, ग्रेट निकोबार द्वीप में पाया जाने वाला वुल्फ स्नेक। सी, ओडिशा में पाया जाने वाला समुद्री कीड़ा। डी, पश्चिमी घाट में एक आक्रामक पौधे की प्रजाति। इसका सही जवाब है बी, ग्रेट निकोबार द्वीप में पाया जाने वाला वुल्फ स्नेक, स्टीव अर्विन के नाम पर। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल,
चुनावी सूचियों का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR हाल ही में विवादों में रहा है। इस अभ्यास को आयोजित करने के लिए संवैधानिक रूप से कौन सा निकाय अनिवार्य है? A गृह मंत्रालय, B परिसीमन आयोग, C भारत का चुनाव आयोग, D भारत के रजिस्ट्रार जनरल। इसका सही जवाब है सी, भारत का चुनाव आयोग। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 ये सारी शक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही देता है। बहुत बढ़िया। तो ये था आज का हमारा विस्तृत विश्लेषण। की टेकअवेज पर एक नजर डालते हैं। आज हमने गवर्नर की शक्तियों पर SC की राय को बहुत गहराई से समझा, MGNREGA की जगह VBGR रामजी बिल के पैराडाइम शिफ्ट को देखा और परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को अनुमति देने वाले शांति बिल के इम्प्लीकेशंस को समझा। इसके अलावा हमने तमिलनाडु के इकोनॉमिक मॉडल से सीखा, PM के वेस्ट एशिया और अफ्रीका दौरे की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को जाना और पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या गवर्नर जैसे एक नियुक्त पद को एक चुनी हुई विधायिका के काम पर सब्सटैंटिव चेक रखने की शक्ति देना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के साथ संगत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुनो लो UPSC को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।